बच्चों, मैं संजीत एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। आप सभी बहुत खुश हैं, है ना बच्चों? और होंगे भी क्यों ना, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद आप सबों को अपने पुराने स्कूल जाने का एक बार फिर से मौका मिला है। कोविड की वजह से जो कुछ भी परिस्थितियां रही थी, आप सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए थे और ऑनलाइन शिक्षा पे ही पूरी तरह से आश्रित हो चुके थे। लेकिन एक बार फिर से आप सबों के पास मौका मिला कि स्कूल जाएं, अपने दोस्तों से मिले, जी भर के मस्ती करें और साथ में पढ़ाई भी करें। लेकिन अब वक्त ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की शिक्षा की है ना? इसी वजह से एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच क्लास 9 की पॉलिटी चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति लेकर आया हूं। मुझे विश्वास है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, है ना? तो चलिए फटाफट चैप्टर को शुरू करते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल जो कि संजीत WWTC है, आप सबों का फेवरेट चैनल, प्लीज आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए, है ना? और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, है ना? इसी विश्वास के साथ मैं आज की क्लास को शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है वो है चुनाव। चुनाव चुनाव चुनाव, आए दिन ये शब्द हम लोगों के कानों में गूंजते रहती है ना? विभिन्न प्रकार के चुनावों को हम लोग अपने जीवन में देखते हैं और आप सभी को हालांकि अभी चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं मिला है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने भी चुनावी प्रक्रिया में अवश्य भाग लिए होंगे, है ना? तो आइए चुनाव क्या है इस चीज को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, है ना? ठीक है, लिख रहा है बच्चों की चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि यदि हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यदि कोई है तो वो क्या है, चुनाव। क्योंकि इसी के द्वारा, लिख रहा है ना, जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। कौन हमारा प्रतिनिधि होगा, कौन हमारे मुखिया जी होंगे, कौन हमारे विधायक होंगे, कौन हमारे सांसद होंगे, इसका सीधा निर्णय जो है जनता करती है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा करती है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्रों के लोग विधायिका, आगे के टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना? अभी आप यहाँ समझिए कि आधुनिक लोकतंत्रों के लोग विधायिका के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं। यानी कि चुनाव ही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आम जनता जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपने जन प्रतिनिधियों को चुनती है। चाहे वो ग्राम का एक छोटा सा वार्ड सदस्य हो, या फिर उस पंचायत के मुखिया सरपंच हो, या फिर किसी विधानसभा के विधायक हो, या किसी लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा सांसद हो। इन सबों का चुनाव जो है, चयन जो है वो जनता के द्वारा ही, जिस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है उसी को ही क्या कहते हैं, चुनाव, है ना? और मतदान के पश्चात आपके अभिभावकों के उंगलियों में भी ठीक इस प्रकार का निशान जो है वो लगाया जाता होगा, है ना? बाएं हाथ की तर्जनी में, उंगली में, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगला टॉपिक आपके बुक में है कि लोकतंत्र, चुनाव के बिना लोकतंत्र, कि क्या लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक है? क्या चुनाव के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है? तो यही सारी चीजों पे हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि चुनाव ना हो, लोकतंत्र में चुनाव यदि ना हो
तो क्या होगा, किसी भी प्रकार का यदि निर्णय करना होगा तो हम सभी लोगों को एक साथ बैठना होगा, जो कि कदापि संभव नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार के निर्णय को करने के लिए, किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेने के लिए तमाम लोगों को एक जगह बैठना पड़ेगा, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। आप लोग देखते होंगे अपने परिवेश में, अपने गांव में, कि किसी भी मुद्दे पे यदि आपके गांव में कोई सभा होती है, कोई मीटिंग होती है, तो उस सभा में, जो कि कभी-कभी होती है, तो उस सामान्य सभा में भी गांव के समस्त लोगों की उपस्थिति हो पाना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में देश में यदि चुनाव ना हो, जनप्रतिनिधि चुने ना जाए, तो हमें क्या करना होगा कि सभी लोगों को हर डिसीजन को लेने के लिए एक साथ बैठना होगा, जैसे ये सारे लोग बैठे हैं। लेकिन ये कदापि संभव नहीं है ना। इस वजह से हम कह सकते हैं कि चुनाव जो है वो क्या है, बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारे लिए कौन सा डिसीजन होना चाहिए, किस प्रकार के कार्य करना चाहिए या किस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए, इसका चयन करने के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए बहुत समय और ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखोगे कि देश में बहुत सारी चीजें होती है और उन तमाम चीजों के बारे में हर व्यक्ति का अलग अलग मत हो सकता है। सभी लोग एक मत पर सहमत हो जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। किसी भी सपोज दैट काम को करना है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे इस काम को करना चाहिए, तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं वैसे करना चाहिए। और हो सकता है कि जो उचित तरीका हो, जो उचित विधि हो, शायद उससे हम परिचित भी ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है कि जो हम निर्णय ले, हो सकता है कि वो भविष्य के लिए खराब साबित हो सकती है ना। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव का होना आवश्यक है, जनप्रतिनिधियों का चुनना जाना आवश्यक है, ताकि वो हमारे लिए उचित निर्णय सही समय पर ले सके और हमारे लिए वो बेहतर काम कर सके। ओके, आइए आगे के स्लाइड में अब हम लोग चलते हैं। ठीक है। फिर बुक में ही टॉपिक है आपका कि बिना चुनाव के प्रतिनिधि का चयन किस आधार पर हो सकता है। कि ठीक है, यदि चुनाव ना करें और हम अपने प्रतिनिधि को चुने, ठीक है, सारे डिसीजन जो है वो हम नहीं लेते हैं, मेरे लिए कोई जनप्रतिनिधि ही वो डिसीजन लेंगे, लेकिन क्या उसके लिए वोट का होना, इलेक्शन का होना आवश्यक है? तो क्या और कोई मापदंड हो सकता है क्या? तो बुक में जो बताया गया वो क्या हो सकता है, आयु, अनुभव और ज्ञान के आधार पे। यानी लोगों का चयन, जनप्रतिनिधियों का चयन किया जा सकता है किस आधार पे, आयु के आधार पर, अनुभव के आधार पर और उनके ज्ञान के आधार पर। लेकिन यह एक लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि नहीं कहलाएंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि वो होते हैं, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि वैसे होते हैं जिनको हम एक निश्चित समय अंतराल यानी कि 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनते हैं। यदि वो हमारे बेहतरी के लिए कार्य नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम जनता के पास ये पूर्ण अधिकार होता है कि वैसे जनप्रतिनिधियों को अगले चुनाव में हम लोग मत न देकर उसका विरोध करते हैं और उसे पराजित कर देते हैं। लेकिन यदि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों का चुनाव सिर्फ उनके आयु, अनुभव और ज्ञान के आधार पर होने लगे, तो इस प्रकार के जनप्रतिनिधि को हम लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि नहीं कह सकते। अगला टॉपिक है आपका कि चुनाव क्यों आवश्यक है, क्यों इलेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण है कानून बनाने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हो कि ये जो कानून है, ये कानून कोई बाजार में बनता नहीं है बच्चों,
ये कानून किसी विद्यालय में नहीं बनते हैं, कानून जो है वो संसद भवन में बनाए जाते हैं, और संसद भवन में जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो पहुंचते हैं, वो हमारे और आपके द्वारा ही चुने जाते हैं, है ना। तो देश में कौन सी कानून का होना चाहिए और कौन से कानूनों को निरस्त कर देना चाहिए, यानी नए कानूनों को बनाने के लिए और पुराने कानूनों में आवश्यक यदि है तो उसमें संशोधन करने के लिए चुनाव होना आवश्यक है। किनका? तो जन प्रतिनिधियों का, विधायिका का चयन करना आवश्यक है ना। सरकार का गठन करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि सरकार का गठन करने के लिए मतलब कि देश में शासन कौन चलाएंगे, इसका निर्णय जो है वो कैसे होगा। तो कैसे होता है बच्चों? चुनाव के माध्यम से ही इसका डिसीजन हो पाता है कि चुनाव में जिस राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिलती है वो राजनीतिक दल जो है वो उस राज्य में या उस देश में सरकार का गठन करती है और पूरे देश में या फिर उस राज्य में वो शासन व्यवस्था को अपना प्रारंभ करती है। तो यानी कि सरकार का गठन करने के लिए भी चुनाव का होना आवश्यक है। बगैर चुनाव का सरकार का गठन कर पाना संभव नहीं है। नहीं तो ऐसे में तो कोई भी कहेंगे कि मैं भी सरकार का अंग बनूंगा, मैं भी सरकार में ये मंत्री बनूंगा, सरकार में ये काम करूंगा, तो ऐसे में तो डिसीजन नहीं ना हो पाएगी। इसलिए सरकार का गठन करने के लिए बच्चों चुनाव का होना आवश्यक है। ठीक है। फिर जनता के लिए योजनाएं एवं लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए आप लोग देखते होंगे कि समय समय पर कभी आपके गांव में क्या हो रहा है, तालाब की खुदाई हो रही है, तो कभी आपके गांव में विद्युतीकरण का काम हो रहा है, यानी लाइन यदि नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो वहां पे बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपके गांव में हो सकता है यदि सड़क नहीं है तो वहां सड़क की सुविधा बहाल की जा रही है। आपके गांव में हो सकता है कि अस्पताल ना हो तो वहां पे अस्पताल की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है वो जनता के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। आप लोग देखे होंगे कि आपके गांव में, आपके घरों में सरकार की तरफ से क्या शौचालय की सुविधा दी जा रही थी, शौचालय बनवाया जा रहा था गरीबों के लिए। कोविड के काल में, कोरोना के काल में मुफ्त में चावल गेहूं का वितरण किया जा रहा था। ऐसे सैकड़ों योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो इसका डिसीजन कौन करेगा और इसका संपादन करने के लिए, इसको विधिवत तरीके से चलाने के लिए भी जन प्रतिनिधियों का चुना जाना आवश्यक है। लोक कल्याणकारी कार्य यही चीज हो गई कि जैसे आप देखो ना कि एक लड़की, बच्चियों को, लड़कियों को क्या मिली है, साइकिल मिली है, और ये साइकिल से अब क्या है वो हंसी खुशी हंसते हुए क्या जा रही है, कहाँ जा रही है बच्चियां? स्कूल जा रही है। तो ये सारी चीजें संभव यदि हो पाई है तो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? चुनाव की वजह से। नहीं तो यदि ये चुनाव ना हो पाता तो ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाएं, चाहे उज्ज्वला गैस वितरण योजना हो, चाहे शौचालय निर्माण योजना हो, चाहे वो बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की योजनाएं हो, या फिर मुफ्त में मिलने वाले राशन, या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, ये तमाम लोक कल्याणकारी और जनता की बेहतरी के लिए जो कार्य चलाए जाते हैं, इन सभी कार्यों के लिए भी चुनाव का होना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए, कि यदि सरकार नहीं रहेगी, चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे, तो देश की आंतरिक, देश के भीतर की सुरक्षा का जिम्मेवारी किसका होगा? देश के बाहरी बॉर्डर इलाके की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी होगी? सपोज दैट अभी कोई केंद्र में सरकार ना रहे, किसी को ऊपर तो लायबिलिटी नहीं रहेगी कि चाइना से देश को कैसे बचाना है, पाकिस्तान और तालिबान से कैसे बचाना है, अमेरिका के साथ कैसे संबंध को अच्छा बनाए रखना है। तो इन सभी चीजों का निर्णय करने के लिए सरकार का होना, केंद्र सरकार का होना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और केंद्र सरकार का गठन तभी किया जा सकता है जब देश में क्या हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए और सरकार का गठन किया जा सके। यानी इन तमाम कार्यों को निष्पादित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए चुनाव का होना आवश्यक है। अब अगला टॉपिक है बच्चों, चुनाव लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक हो सकते हैं। यानी जो हमारा चुनाव है, हो सकता है कि उस लोकतांत्रिक हो, या हो सकता है कि चुनाव तो हो लेकिन वो अलोकतांत्रिक हो। जैसे कि हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़े थे कि बहुत सारे देशों में हम लोगों ने देखा था
कि चुनाव तो हो रहे थे परंतु वो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं थे। चाहे मैं रॉबर्ट मुगाबे की बात करूं या फिर मैं आपका चाइना की बात करूं या पाकिस्तान की बात करूं कि इन तमाम सभी जगहों पर चुनाव हुई थी, लेकिन क्या वैसे चुनाव को हम लोग लोकतांत्रिक कह सकते थे? क्या नहीं कह सकते थे, है ना? तो लोकतांत्रिक चुनाव के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, इसी चीज को बात हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। सभी को चुनने में सक्षम होना चाहिए, मतलब एक ऐसा सरकार का गठन हो, मतलब चुनावी प्रक्रिया ऐसा हो कि सभी को एक वोट डालने का अधिकार हो, मतलब कि देश की समस्त वयस्क नागरिक, सभी नागरिक नहीं। अब उसमें आप कहोगे कि मैं बच्चा हूं सर, मुझे भी वोट देना है, तो नहीं, जो देश के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो नियम है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति, किसी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी समुदाय के हों, यदि उनको स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव में मतदान करने का अवसर मिलता है तो हम उसको कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक ये चुनाव है। और सभी के मत का वैल्यू भी एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गरीब व्यक्ति के वोट का वैल्यू 1 और अमीर व्यक्ति के वोट का वैल्यू 5 हो, तो हम फिर ऐसी परिस्थिति में चुनाव को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। सभी के वोट का वैल्यू एक होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब कि देश में जितने भी चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड दल हैं, उन सबों को समान अवसर मिलना चाहिए चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। वो किसी भी चुनाव में भाग ले सकते हैं, उनको एक समान अवसर मिलना चाहिए, किसी भी बाहरी तत्व के द्वारा उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। जैसा कि हम लोग चाइना में देखे थे कि चाइना में राजनीतिक दल तो होते हैं परंतु चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर और अधिकार सिर्फ किसे है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को है। तो ऐसे तो हम उस चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का स्वतंत्र अवसर नहीं मिल पाता है ना। नंबर 3 है, विकल्पों को नियमित अंतराल पर पेश किया जाना चाहिए, मतलब हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि यदि ये सही काम नहीं कर रहा है तो इसके जगह पर हम किसी और का चुनाव कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार में हम लोगों ने सत्ता बदल दी 2014 में कि कांग्रेस की सरकार थी, हमें लगा कि ये अच्छी काम नहीं कर रही है, हम लोगों ने बीजेपी को समर्थन किया, बीजेपी का सरकार आ गई। ठीक उलट हम लोग झारखंड की बात करें तो 2019 तक झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, परंतु जनता के पास ये विकल्प था और ये चयन करने का अधिकार था, जिस वजह से जनता को लगा शायद कि ये सरकार हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो हो सकता है या अन्य कारणों से भी जनता ने क्या की कि बीजेपी की सरकार को झारखंड में बदल दी और अभी वर्तमान में देखेंगे आप जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। तो ये ऐसा संभव इस वजह से हो पाई है क्योंकि लोगों के पास विकल्प था, है ना, विकल्प था कि यदि ये अच्छा नहीं है तो हम किसी और का चयन कर सकते हैं। यही लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया का सबसे बड़ी विशेषता है। लोगों द्वारा पसंदीदा उम्मीदवार को चुना जाना चाहिए, मतलब कि हम जिस उम्मीदवार को चुने, है ना, तो वो हमारे पसंद का होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि जो व्यक्ति को हम लाइक ही ना करें उस व्यक्ति को चुन लिया गया हो। मतलब हम चाह रहे किसी ए नाम के व्यक्ति को चुने क्योंकि वो लग रहा है कि हमारे लिए वो बेहतर काम कर सकता है, और पता चले कि वो बी नाम का व्यक्ति बन गया, तब तो फिर अच्छा नहीं है। यानी हम जिसे चाहें वही चुनाव में विजय प्राप्त करे, है ना। और ये तब संभव हो पाएगा जब उस क्षेत्र विशेष के, उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोग उस व्यक्ति को पसंद करते हो और वाकई में वो योग्य हो, और उसके पक्ष में यदि सारे लोग मतदान करते हैं तो बेशक उम्मीदवार का जो चयन होगा, है ना, और जो जनप्रतिनिधि का चयन होगा वो बिल्कुल आपके पसंद का होगा, है ना। चुनाव निःशुल्क और निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई धांधली वगैरह
नहीं की जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चुनाव में विभिन्न प्रकार की अड़चने आती है, चुनाव में विभिन्न प्रकार की धांधली की जाती है। आए दिन आप लोग देखते होंगे, है ना। इस चीज पे तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव कैसा होना चाहिए? निःशुल्क होना चाहिए। मतलब एक आम परिवार का व्यक्ति भी, एक गरीब वर्ग का व्यक्ति भी उम्मीदवार बनकर चुनाव में भाग ले सकता है ना। ये तब संभव हो सकता है जब चुनावी प्रक्रिया निःशुल्क है। यदि चुनाव में भाग लेने के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ने लग जाए, तो एक आम वर्ग का, एक जमीनी स्तर का व्यक्ति जो होगा उम्मीदवार के रूप में कभी भी नहीं आ सकता। और जब वो उम्मीदवार ही नहीं बन सकता है, तो वो उसका चयन जनप्रतिनिधि के रूप में कदापि नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि चुनाव कैसा होना चाहिए? निःशुल्क और निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब कि जनता को ये राइट होना चाहिए कि वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर, है ना। और ऐसे सिस्टम होना चाहिए कि चुनाव में किसी भी प्रकार की धांधली न की जा सके। जैसा कि हम लोगों ने विभिन्न देशों में देखा था कि ऐन वक्त पे चुनाव के स्थल जो है वो बदल दिए जाते हैं, या फिर लोगों को मतलब प्रेशर डाला जाता है कि आपको इसी के फेवर में पक्ष देना, इसी के फेवर में वोट करना है, या फिर लोगों को विभिन्न प्रकार से प्रलोभन देकर, लालच देकर उनको अपने फेवर में वोट देने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।